ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें और क्या कह रहे हैं? अ जोगर जॉग्स अलोंग वन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो वो एक लेंथ और एक ब्रेथ पे क्या करता है? जॉगिंग करता है जोगर। और किस शेप में है वो? रेक्टेंगुलर शेप में है पार्क। तो ये मान लेते हैं कुछ ऐसे रहा होगा। ये लेंथ हो गई उसकी, ये लिख लेते हैं ए से बी तक लेंथ हो गई। फिर ब्रेथ क्या हो गई? बी से सी तक। तो जो जोगर है वो जॉगिंग कहाँ पे करता है? एक लेंथ और एक ब्रेथ पे। ठीक है, यानी कि वो ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है। इफ द डायमेंशन ऑफ पार्क आर 150 मीटर मल्टीप्लाई 120 मीटर। ठीक है, यानी कि ये 150 मीटर हो गया ए से बी लेंथ, और ये बी से सी कितना हो गया? 120 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 120 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जोगर। कह रहे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फाइंड करना। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा डिस्टेंस? तो देखो डिस्टेंस तुम क्या बताओगे कि भाई वो ए से बी गया फिर बी से सी, यानी कि इसको ऐड करते रहो। एक्चुअल बात ही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय जोगर, वो हो जाएगा देखो ए से बी यानी ए बी प्लस बी सी। तो 150 प्लस 120, तो ये कितना आ गया? 270 मीटर। 270 मीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या लिखोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि देखो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए से सी तक, यानी ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी। या फिर ऐसे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी। अब एसी की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, ये रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, तो एक ऐसा एंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल राइट ट्राइंगल हो एंगल गया। यानी कि पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। सही है ना? तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो तुम क्या कहोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है? 150, तो 150 का स्क्वायर। बी सी कितना है? 120, 120 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है देखो? 225। और यहाँ पे जीरो भी है तो दो जीरो और हो जाएंगे, तो ये 150 का स्क्वायर हो गया। फिर अगर तुम्हें 120 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे? 12 का स्क्वायर करे तो 144, और यहाँ पे भी दो जीरो लग जाएंगे। तो देखो कितना है? 0096, ये आ जाएगा 36900, 36,900। इसकी वैल्यू है ये ए सी स्क्वायर की। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट, ये आता है तुम्हें सोल्व करना? बताओ। सर इसका स्क्वायर रूट
हाँ निकाल सकते हो, आता है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए। 30। 30 और 3 0 लगा दूं। सर 630। 630 ये आ जाएगा या भाई ये? सर 630। अच्छा 630 ये आएगा एसी की वैल्यू। यस सर। नहीं भाई ये नहीं है। इसका तरीका क्या होता है देखो, अगर तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसके लिए क्या करना होता है, पीछे से पेयर बनाते हैं दो दो के। ठीक है, या तो ये तरीका है, ऐसे तुम सोल्व करोगे, शायद सीखा होगा तुमने 8th क्लास में। या फिर देखो क्या करा जाता है इसका ना, तुम एलसीएम निकालो, फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 36900। तो जरा देखो निकालो क्या आएंगे। क्या आता है ना तुम्हें करना, 36900। इसके निकालो, 2 से डिवाइड करो पहले, फिर जो आएगा उसको देखो किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब तुम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास जो नंबर आ रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये आ जाएगा। आगे इसके भी पेयर बनते चलेंगे, तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। जब तुम सोल्व करोगे ना तो ये आएगा, एलसीएम निकालना आता है ना उस तरीके से, तो ये निकालते चलना, तो ये सब आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई में ऐसे लिखोगे तो क्या होता है देखो, अंडर रूट में अगर पेयर बन जाता है ना, बाहर निकल आता है। तो 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 5 का भी पेयर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 41 का पेयर नहीं है तो अंडर रूट में 41 रह जाएगा। तो ये कितना हो गया देखो, ये बन जाएगा 30 अंडर रूट रूट में ये 41। तो ये एसी की वैल्यू आ जाएगी, किसमें चल रहा था, मीटर में। क्लियर है? अब खुद निकाल के देखना, यही फैक्टर्स आ रहे होंगे। क्लियर है? ट्राई करना इसको घर पे। मैं तुम्हें किसी का भी रूट दे दे अगर दूं निकालने के लिए, तुम क्या करोगे, या तो तुम्हारे पास ये तरीका है, इस तरीके से 36900 कि पीछे से पेयर बनाओ। ठीक है, पीछे से पेयर बनाओगे और इसको ऐसे सोल्व करोगे। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है। ठीक है, क्या करो, इन सब के फैक्टर्स निकाल लो उस मेथड से, जैसे तुम एलसीएम निकालते थे। तो जब अगर पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बना, एक 3 का बना, एक 5 का बना, और अंडर रूट में अंदर क्या रहेगा, 40 बन जाएगा। तो एसी की वैल्यू आ जाएगी 30 रूट 41। और किस में चल रहा था क्वेश्चन, मीटर में, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, मीटर। क्वेश्चन में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है वो 4 सेकेंड में 14 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है। और उसके बाद 2 सेकंड में वो 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, स्पीड बढ़ा दी होगी उसने अपनी थोड़ी। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, तो देखो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है जी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले उसने 14 ट्रेवल करा, फिर 16, तो ऐड कर दो 30 मीटर। 14 प्लस 16 30 मीटर अपॉन 6 सेकेंड है ना। हाँ यही होगा। फिर टोटल टाइम कितना टाइम लगा, यहाँ पे 4 सेकेंड और यहाँ पे 2 सेकेंड, तो ऐड करेंगे 4 प्लस 2। सही हो गया, ये 30 हो जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा, तो 30 अपॉन सर 6 आंसर यानी इज 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड है तो 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट यही होती है इसकी। और क्वेश्चन में मीटर और सेकंड में ही चल रहा था, अगर किसी और में चल रहा होता तो कन्वर्ट कर लेते फिर एंड में मीटर पर सेकंड।
क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो जो कार है शुरू में जहां से तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन, वहां पे जो कार है उसको तुम इमेजिन कर रहे हो कहाँ पे, स्टेशनरी पोजीशन पे, यानी शुरू में कार रुकी हुई है और उसके बाद क्या हुआ 30 सेकंड में जो कार की वेलोसिटी है वो कहाँ पे पहुंच गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब तुमने देखा 30 सेकंड बाद तो तुम्हें जो वेलोसिटी है वो क्या मिली 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन शुरुआत में क्या थी वेलोसिटी ये बताओ, बिल्कुल शुरू में जीरो। जीरो जीरो थी। सर कैसे जीरो, पता चला? क्योंकि कार स्टेशनरी पोजीशन पे है। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे। चलो जी, फिर क्या हुआ, देन द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। तो फिर क्या करा उसने, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। देखो ब्रेक तुम लगाओगे ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारी कार रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कार के तुम्हारे ब्रेक फेल हो रहे हैं। ठीक है भाई, क्या होता है अगर तुम हल्के से ब्रेक लगाओगे तो क्या होता है, स्पीड डाउन हो जाती है, थोड़ी एकदम रुक जाएगी। और तेजी से दबाओगे, है ना, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो रुक जाएगी। तो यहाँ पे भी उसने ब्रेक लगाए। ठीक है, और ब्रेक ऐसे लगाए उसने कि जो उसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड से वो डिक्रीज हो गई, कहाँ पे आ गई 4 मीटर पर सेकंड में। और कितना टाइम लगा ऐसे होने में, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से घट के कहाँ पे आ गई है 4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केसेस। तो भाई दोनों केसेस में हमें क्या निकालना है, दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो केस 1 लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। ये बताओ किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो कितना होगा, तुम कहोगे 0 मीटर पर सेकंड होगा जी। कैसे, तुमने खुद ही बताया स्टेशनरी है। ठीक है, यानी कि रुकी हुई है कार, तो कितना हो जाएगा 0। फिर फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार यानी कि v, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 सर 6। मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लगा इसमें टाइम, तो जी टाइम टेकन हो गया हमारा, जिसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल टी से, 30 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता है, होता क्या है v माइनस यू अपॉन टी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, 6 माइनस 0 अपॉन 30। आ रहा है बोर्ड में इतना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगी ए की वैल्यू, इधर लिख रहा हूं मैं अब, a इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 30, यानी ये कितना हो गया जी 1 अपॉन 5। और जानते हो 1 अपॉन 5 क्या होता है, 1 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 0.2। क्या लिख सकते हैं, 0.2, 0.2 लिखा जा सकता है ना। तो जी एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले केस में हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका केस 2 लेके चलते हैं। तो केस 2 कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से कि उसने ब्रेक लगाया और जो उसकी वेलोसिटी थी कहाँ पे आ गई, 4 पे आ गई। पहले कितनी थी 6, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 6 रही ना। ये सेकंड केस में क्या हुआ कि जो कार की स्पीड थी 6 थी, फिर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, कुछ कम हो गई वेलोसिटी, कितनी 4, यानी इनिशियल थी 6 और फाइनल हो गई 4 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम टेकन, कितना हुआ, कितना टाइम लगा इस पूरे ब्रेक लगने में, 6 से 4 तक आने में स्पीड को 5 सेकंड हुआ। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी 4 है, तो 4 माइनस 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 5।
तो 4 माइनस 6 क्या होता है? -2। क्या होता है जी? -2/5। तो कितना आएगा ये? -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में आ सकता है एक्सेलरेशन? यस सर, Yes, sir. रिटार्डेशन हो। ये रिटार्डेशन है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का Yes, sir. मतलब क्या होता है कि किसी टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो इंक्रीज होती रहे। ठीक है, कैसे इंक्रीज हो रही है? किसी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, यानी स्पीड का बढ़ते जाना इस तरीके से क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन बोला जाता है। इसी तरीके से स्पीड का घटना, जब तुम ब्रेक लगाते हो तो वो घटती है धीरे धीरे। ऐसे नहीं होता कि 100 से सीधा 0 पे आ गई, वो घटेगी तुम्हारी। ठीक है, तो उसका डिक्रीज होना तो हम क्या बोलते हैं? वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो तुम्हें ग्राफ दे दिया है, ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और क्या पूछ रहे हैं? विच बॉडी हैज मोर स्पीड, ए और बी। यहाँ पे दो बॉडी है और उसका ग्राफ दिखाया हुआ है। ग्राफ कौन सा है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब मुझे ये बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, मोशन मिलता है, स्पीड मिलती है, क्या मिलता है? सर मोशन। मोशन या फिर स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी इस ग्राफ से हमें स्पीड मिलेगा। सिंपल सी बात है ना? हमने दो ग्राफ पढ़े थे, एक से हमें क्या मिलता था? वहां पे होता था, देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है तुम देखोगे क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी ऊपर है, अपॉन में टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम से यानी अपॉन में टाइम लिया हो तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्पीड। और स्पीड के अकॉर्डिंग ही मोशन होता है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि भाई मोशन का भी पता चलता है इससे। अब यहाँ पे स्पीड पूछा गया है, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? ए की स्पीड ज्यादा है या फिर बी की स्पीड ज्यादा Sir, है? A. ए की स्पीड ज्यादा है। बिल्कुल ठीक आंसर है। जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे समझो। देखो, यहाँ पे कुछ टाइम होगा, मानो कि अभी ये 1 मिनट है। तो 1 मिनट पे ये देखो, ये वाली जो कार है बी, उसका पॉइंट ये होगा। समझ रहे हो? यानी कि 1 मिनट में अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो ये है, और ये कहाँ पे? यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो वाई एक्सिस पे। तो हम बोलेंगे कि भाई 1 मिनट में ये मानो 10 मीटर चली गई। तो हम बोलेंगे जो बी है ना, 1 मिनट में कहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 10 मीटर। इसी तरीके से इस पे परपेंडिकुलर डालो दूसरे स्लोप पे, तो यहाँ पे टकराएगा जाके। फिर यहाँ से 90 बना के देखो, तो इसकी कोई वैल्यू होगी 10 से तो ज्यादा ही होगी। सपोज करो 20 है। तो हुआ क्या? देखो, बी वाली कार ने, कार मान लो इसको, बॉडी को, बी वाली कार 1 मिनट में 10 मीटर कवर कर रही है। और ए वाली जो कार है वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 20 मीटर। तो हमें पता चल गया भाई, जो ए है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। वरना देखो सिंपल क्या है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यानी स्लोप कैसा होगा? मोर होगा, स्टीप होगा। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। तो तुम आंसर में क्या लिख दोगे? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हैज मोर स्पीड। ए की स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। मोर स्पीड देन बी। पूरा लिख लो, आगे लिख लो, देन बी।